और उस समय मुझे लगा कि भाई मैं चुन के आया हूँ, मैं बहुत सपनों के साथ लेके आया हूँ, लेकिन जिस तरह की भाषा, ऐसी भाषा का जहाँ बोला जा रहा हो, तो ऐसी विधानसभा में रहना ही बेकार है। 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी? कौन मुख्यमंत्री का चेहरा हो? मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं और आप सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री थे, लेकिन मैंने कहा सरकार की उम्र नहीं, सरकार के काम गिने जाते। मैंने कांग्रेस ने यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है, कांग्रेस ने यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज खोला है, यहाँ पे आप हम सब की मांग है, ये इतने मातृशक्ति हमारी जो आ रखी उनकी मांग है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। सर, जब आपने राजेंद्र भंडारी जी को उपचुनाव में हराया था तो आपके मन में क्या फीलिंग थी? लेकिन क्योंकि सरकारी प्रोग्राम था, उसमें स्थानीय विधायक होने के कारण मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। मैंने कहा कि यदि मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो मैं मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दूंगा। सर, 26 साल का हमारा प्रदेश है, ज़्यादा लंबा इतिहास नहीं है, कुछ ही मुख्यमंत्री रहे हैं। आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन रहा है अभी तक? जो ये गालियाँ सुनने के लिए यहाँ बैठे, सरकार के प्रति इतनी चाटुकारिता भी ठीक नहीं है कि यदि पहाड़ के लोगों को गाली दी जा रही है, हमारे स्वाभिमान को ललकारा जा रहा है और आप मौन दर्शक बने हुए, तो ये जनता भी स्वीकार नहीं करेगी। गोपेश्वर से पोखरी जो मोटर मार्ग है, उस रोड पे काफी समय से सुधारीकरण अभी तक नहीं हुआ है, आखिर ऐसा क्यों? अभी हाल फिलहाल में महेंद्र भट्ट जी भी यहाँ आए थे, तो हमने भी उनसे यही सवाल पूछा था, तो उनका कहना ये था कि वहाँ के विधायक से मैंने प्रस्ताव मांगा है। क्या ये बात सच है? राजेंद्र भंडारी आपसे सीनियर नेता थे क्योंकि वो विधायक भी थे वहाँ से, और आज की हकीकत ये है कि आप बद्रीनाथ सीट से विधायक हैं और उनके पास फिलहाल कोई पद नहीं है। उनसे कोई बातचीत कभी होती है, मुलाकात होती है? अब मैं कहता हूँ कि बद्रीनाथ की जनता ने जो जनादेश दिया वो ऐतिहासिक, वो इतिहास में याद किया जाए। वो जनादेश इसलिए याद किया जाएगा, ये जनादेश दल बदल के विरुद्ध है, लोकतंत्र की हत्या के विरुद्ध है। तो वहाँ की जनता की एक परेशानी है, वहाँ अभी तक रोड नहीं पहुंची है। वहाँ के लोगों को अभी भी 1-1 घंटे का सफर तय करके पैदल चलना पड़ता है। बहुत दुख और खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ पे जिस मोक्ष के धाम में लोगों को सेवा करनी चाहिए थी, उस धाम में लगातार चोरी हो रही, भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है। जोशीमठ में जिन लोगों के घर उजड़े हैं एक तरह से दरारों की वजह से, उनके पुनर्स्थापन के लिए, उनके मुआवजे के लिए आपकी कोई योजना है? 24 में जब गंभीर संकट में पार्टी आ गई तो पार्टी ने मुझे कहा कि आपको बद्रीनाथ विधानसभा से पार्टी के लिए और लोकतंत्र के लिए चुनाव लड़ना है, तो पार्टी ने मुझे वो जवाब दे दी। नमस्कार, हिलमेल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विजय नेगी, और आज हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने 2024 में बद्रीनाथ सीट से उपचुनाव जीता और सुर्खियों में आ गए। सुर्खियों में आना लाजमी भी था क्योंकि उस सीट में उपचुनाव हुआ और उपचुनाव की वजह रही कि कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने पार्टी छोड़ी, बीजेपी का दामन थामा और सीट खाली हुई। उसके बाद उपचुनाव हुआ, कांग्रेस ने लखपत बुटोला को वहां से विधायक उम्मीदवार बनाया और लखपत बुटोला कांग्रेस की मंशाओं पर खरे उतरे और उस सीट को जीतकर सुर्खियों में आ गए। और आज हमारे बीच लखपत बुटोला मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बद्रीनाथ सीट से आप विधायक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल सीधे बद्रीनाथ से ही जुड़ा होगा। हाल ही में बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया और उसके तुरंत बाद आप बद्रीनाथ में मौन व्रत पर बैठ गए। सर, क्या आपकी मांग थी और मौन व्रत आपने इतनी जल्दी क्यों तोड़ दिया? देखिए, मैं उस विधानसभा से आता हूँ जो सनातन संस्कृति के सबसे पवित्र धामों में से एक श्री वैकुंठ धाम है। उस विधानसभा में 18 पुराण लिखे गई, श्रीमद् भागवत लिखी गई, महाभारत लिखी गई, जहाँ के कंकण कंकड़ में भगवान शंकर बसते हैं, माँ अनसुईया का वास है, माँ गंगा वहाँ से पूरे देश में जाती है। ऐसी पवित्र विधानसभा है और जहाँ श्री वैकुंठ धाम में लोग मोक्ष के लिए जाते हैं, वहाँ पे पितरों के तर्पण के लिए जाते हैं। ऐसी पवित्र धाम में जो सनातन संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आस्थावान धामों में एक है, उस धाम में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं वो बहुत पीड़ादायक और मन को चोट पहुंचाने वाली थी। बहुत जब मुझे इस घटना का संज्ञान पता चला तो मैंने वहाँ के कर्मचारियों से,
और वहाँ के अधिकारियों से पहले पूर्ण तहसील से बातें की कि क्या ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन बहुत दुख और खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ पे जिस मोक्ष के धाम में लोगों को सेवा करनी चाहिए थी, उस धाम में लगातार चोरी हो रही, भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है और सरकारों का, कानून का तो छोड़ दे, श्री नारायण का भी डर नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति में बहुत संयमता के साथ, क्योंकि हमारी आस्थाओं से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण विषय था, तो उसको लेकर हमने सरकार से मांग की कि आपको इसकी एक निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। उस जांच में जो भी दोषी है, जिन लोगों ने इस तरह के कृत्य में जो संलिप्त हैं, उन लोगों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। श्री नारायण, श्री बैकुंठ धाम, श्री बद्रीनारायण तो उनको सजा देंगे, लेकिन सरकार का भी दायित्व तो होता है कि उन लोगों को कठोरतम सजा मिले। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने हमारी बातों का बहुत गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया। सर, आपको मेरा प्रणाम। मेरा नाम अंशुल नेगी है। सर, सबसे पहले हम और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई और कब हुई? देखिए, राजनीति में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा प्रारब्ध रहा होगा, पितरों का आशीर्वाद रहा होगा और श्री नारायण का आशीर्वाद रहा होगा कि मुझे जन सेवा में आने का मौका मिला। मैं एक बात कह सकता हूँ, कोइंसिडेंटली मेरा पॉलिटिक्स में इसलिए आना हुआ कि जब मैं बहुत यंग था और कॉलेज से निकला था नया नया अपने क्षेत्र के लिए, तो 2007 में ये था कि जो चमोली में जो परसिमन होगा, 4 की जगह 3 विधानसभाएं होंगी। मेरी विधानसभा नंदप्रयाग के अंतर्गत आती थी। उस समय मन में था कि जिस मिट्टी में पैदा हुए, बड़े पले और जिस मिट्टी से हम यहाँ तक बड़े हैं, उस क्षेत्र के लिए, उस मिट्टी के लिए कुछ किया जाए। उस समय मैंने अपनी शादी पोस्टपोन करके वो चुनाव लड़ा था और बहुत सौभाग्य की बात रही कि मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया। हाँ, कांग्रेस में मैं 2000 में माननीय प्रतिपाल चौहान जी, उस समय कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं और बहुत सीनियर है, बहुत सम्मान में उनका करता हूँ, बहुत ईमानदार हैं। उनके साथ कांग्रेस में जुड़ने का मौका मिला। मैं जब 99 में कॉलेज से पीजी करने के बाद कॉलेज से निकला तो उनके सानिध्य में मौका मिला। उनके सानिध्य में माननीय हरीश राव जी के साथ मिलने का मौका मिला, कांग्रेस को जानने का मौका मिला और कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे उनको करीबी से जानने का मौका। लगातार कांग्रेस से जुड़ा रहा। 2011 में पार्टी ने मुझे बहुत अर्ली एज में, सौभाग्य कि बहुत छोटी उम्र में पार्टी ने अपना स्पोक पर्सन बनाया और 2014 में मैं चुनाव लड़ा। लोगों ने मुझे जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, अप्रिशिएट किया और बिल्कुल मैं कह सकता क्लीन स्वीप किया मैंने। उसके बाद मुझे जिला पंचायत का उपाध्यक्ष बनने का मौका मिला, उसके बाद अध्यक्ष बनने का मौका मिला और जो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बनने के समय पे मुझे जितना काम करने का मौका मिला, उसकी परिणति रही कि जब पार्टी बहुत गंभीर संकट में आ गई, 2022-24 में जब गंभीर संकट में पार्टी आ गई, तो पार्टी ने मुझे कहा कि आपको बद्रीनाथ विधानसभा से पार्टी के लिए और लोकतंत्र के लिए चुनाव लड़ना है। तो पार्टी ने मुझे वो जवाबदेही दी। लेकिन 2014 से लेकर 19 के बीच जो मैं एक जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में जो मैंने काम किया था, उसकी परिणति रही कि लोगों ने मुझे 2024 के उपचुनाव में एक बड़े प्यार से, बड़े आशीर्वाद के साथ अपने सानिध्य के लिए, अपनी सेवा के लिए चुना। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2022 में जब चुनाव हुआ था तो राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, महेंद्र भट्ट को उन्होंने हराया और जीत का अंतर 2000 वोटों का था। उपचुनाव हुआ, जनता नाराज हुई, कांग्रेस ने आपको टिकट दिया, उपचुनाव में उतारा, आप उतरे और आपने 2022 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपको 5000 से ज़्यादा वोटों से जीत मिली और देखा जाता है कि उपचुनाव में आम चुनाव के मुताबिक कम वोट पड़ता है, लोग वोट देने कम निकलते हैं। राजेंद्र भंडारी आपसे सीनियर नेता थे क्योंकि वो विधायक भी थे वहाँ से, और आज की हकीकत ये है कि आप बद्रीनाथ सीट से विधायक हैं और उनके पास फिलहाल कोई पद नहीं है। उनसे कोई बातचीत कभी होती है, मुलाकात होती है? अब देखिए, हमारा एक ब्लॉक है, एक जगह के हम रहने वाले हैं। राजनीतिक विचारधाराओं की लड़ाई होती है, व्यक्तिगत
कोई राग द्वेष नहीं होता। मेरा अपनी तरफ से कोई व्यक्तिगत राग द्वेष किसी के प्रति नहीं रहता। मिलते हैं आप, बातचीत होती है आपकी? अब कई बार सार्वजनिक प्रोग्रामों में, जैसे अभी पिछले महीने 14 तारीख को 15 तारीख को जनता के द्वार सरकार का प्रोग्राम था, तो उसमें जाने का मौका नहीं मिला, उन्हें मिला। कई सार्वजनिक आयोजन होते हैं तो निश्चित रूप से सार्वजनिक आयोजनों में मुलाकातें या किसी शादी ब्याह समारोह में इस तरह की मुलाकातें होती हैं। अभी जिस कार्यक्रम की आपने बात की, उस कार्यक्रम में आप भी मौजूद थे और आपने भाषण भी दिया, मंच से बहुत सारी बातें की। उसी दौरान आपने सीएम की तारीफ भी की, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि 2 दिन बाद राहुल गांधी को देहरादून आना था और अगले दिन आपने एक वीडियो जारी किया जिसमें बताया कि मैं तारीफ नहीं कर रहा था, एक तरह से उनको फटकार रहा था। तो क्या मामला था पूरा, उसको जरा बताइए। देखिए, मैं आज भी कह रहा हूँ, मैंने कोई तारीफ मंच पे नहीं की। सरकार का जो तंत्र होता है, सरकार ने कुछ शब्द उनके फेवर में होते हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य समाज में रहते हैं, आलोचनाओं का एक भद्र भाषा होती है। मैं आपको पुनः दोहराना चाहता हूँ, मैंने उस मंच के माध्यम से क्या कहा। मैंने जो चीज़ें कही, मैंने पहले तो कहा कि विपक्ष के भी काम होते हैं, लेकिन करने की व्यक्ति में क्षमता होनी चाहिए, उसकी नीति होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, उसका दृष्टिकोण होना कर चाहिए। और आदमी ईमानदार है तो सरकारें भी और प्रशासन भी झुकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि मेरी विधानसभा में और विधानसभाओं से ज़्यादा बजट और काम हो रहे हैं। ये कोई सरकार की तारीफ नहीं, ये व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है। वो अपने क्षेत्र के लिए लड़ेगा, अपने क्षेत्र के अधिकारों के लिए काम करेगा, अपने जनता के लिए डट के खड़ा होगा, और सरकार से टकराना पड़ेगा तो उसमें कोई गुरेज भी नहीं। लेकिन क्योंकि सरकारी प्रोग्राम था, उसमें स्थानीय विधायक होने के कारण मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। मैंने कहा कि यदि मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो मैं मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दूंगा। आनंद फानन में सरकार ने प्रोग्राम बनाया, आप उनका जो प्रोग्राम मुख्यमंत्री का जारी होता उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद मुझे बोलने का मौका दिया गया। मैंने जो बातें रखी, आप उस बात में आप थोड़ा गंभीरता से सोचिए कि मैंने क्या कहा। मैं पूरा, क्योंकि लंबा हो जाएगा कहने में कि उस दिन दिनचर्या क्या रही, मैं बहुत तेज़ी से दौड़ता हूँ, लेकिन मैं मुख्य चीज़ें 4 चीज़ें मैंने की। मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं और आप सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री थे, लेकिन मैंने कहा सरकार की उम्र नहीं, सरकार के काम गिने जाते हैं। मैंने, कांग्रेस ने यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है, कांग्रेस ने यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज खोला है, यहाँ पे आप हम सब की मांग है, ये इतने मातृशक्ति हमारी जो आ रखी उनकी मांग है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो उसमें कहाँ तारीफ है? मैंने उनसे कहा है कि मैं विधानसभा से लेकर आपके पास 2 बार आ गया हूँ और आपका प्रदेश अध्यक्ष मेरे ब्लॉक से, मेरे पोखरी में उप जिला चिकित्सालय नहीं है, कम से कम उप जिला चिकित्सालय तो बना दीजिएगा। मैंने उनसे कहा कि श्री नारायण की भूमि में जो घटनाएं हुई हैं वो बहुत मन को व्यथित करने वाली है, बहुत पीड़ा देने वाली घटना है। श्री नारायण सजा देंगे, लेकिन हमें एसआईटी पे भरोसा नहीं मुझे। मैंने कहा था कि आप 3 सिटिंग जजों के देख रेख में या तो जांच करवाइए और या तो आप विधानसभा के विधायक की संयुक्त कमेटी बैठ करके उसकी जांच होनी चाहिए। वो इसलिए कहा था मैंने कि वहाँ पे जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार की लंबी श्रृंखला, यदि आप आगे सवाल पूछेंगे तो मैं निश्चित रूप से उस पर जवाब देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा आप उस पर कि श्री केदार धाम से लेकर श्री बद्री धाम पे सवाल पूछेगा और क्यों मैंने इन चीज़ों का। मैंने उसके बाद उनको कहा कि प्राधिकरण में लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, पहाड़ के एरिया में प्राधिकरण एक लोगों के लिए कैंसर की तरह हो गया, उसको खत्म करने का काम कीजिए। सरकार ने एक काम नहीं किया। लेकिन जहाँ तक आपने खंडन की बात कही, मैं रात को 9:30 बजे, क्योंकि आप जानते हैं कि उस 17 तारीख को मैंने राहुल गांधी जी का यहाँ प्रोग्राम था, तो मैं रात को आया, तो 15 तारीख को मैं जब सुबह यहाँ पहुँचा तो मैंने मीडिया में देखा कि बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही और बहुत सारी चीज़ें मेरे को इस तरह से कहा जा रहा है कि बद्रीनाथ के विधायक ने बहुत चीज़ें कही हैं। मैंने बहुत सभ्य भाषा में और बहुत आईना दिखाने का काम सरकार को किया, लेकिन सरकार ने कोई प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम में सरकार ने किसी तरह की कोई घोषणा नहीं की, वहाँ की जनता को निराश किया। लेकिन एक बड़ी यूएसपी ये रही कि सरकार कांग्रेस के विरुद्ध एक शब्द नहीं कह पाई, एक शब्द नहीं कह पाई। मैंने वो भी कहा था और कहेंगे तो तथ्यों पे कही। मैं ये आपसे कह रहा हूँ, जब वहाँ पे आया, मैं यहाँ आया तो मैं जानता था कि ये मीडिया और सरकार की मंशा
माननीय राहुल गांधी जी के प्रोग्राम को लेकर के उसको डिस्टर्ब करना है। तो इसलिए मुझे आगे आना पड़ा, मीडिया के सामने आना पड़ा और अपने वक्तव्य सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करना पड़ा। इसका मुख्य कारण ये था। जी सर। सर, जब आपने राजेंद्र भंडारी जी को उपचुनाव में हराया था तो आपके मन में क्या फीलिंग थी? ये व्यक्ति हराने का चुनाव नहीं है। मैं कहता हूं कि बद्रीनाथ की जनता ने जो जनादेश दिया वो ऐतिहासिक, वो इतिहास में याद किया जाएगा। वो जनादेश इसलिए याद किया जाएगा, ये जनादेश दल बदल के विरुद्ध था, लोकतंत्र की हत्या के विरुद्ध है। ये जनादेश उस सरकार के विरुद्ध था जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों को खरीदने का और उनको तोड़ने का काम कर रही थी। ये संविधान की रक्षा का जनादेश था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि बद्रीनाथ की जनता ने जब ये जनादेश दिया तो इस जनादेश से इस देश के अंदर किसी पार्टी को यदि कभी सरकार दल बदल का ना हो, 10 बार बद्रीनाथ की रिजल्ट को सोचेगा। ये जीत लखपत बटोला की जीत नहीं है। मैं तो निमित्त मात्र हूं। मैं तो आज भी कह रहा हूं, मैं निमित्त मात्र हूं। ये उस लोकतंत्र की जीत है जिस लोकतंत्र के लिए इस देश के लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है। और मैं आपको एक चीज आज ये बता रहा हूं कि उस लोकतंत्र के बड़े बड़े फायदे ये हुए कि जो विपक्ष में जो आवाज होनी चाहिए, जब सरकारें काम नहीं करती, निठल्ली हो जाती, ढीठ हो जाती, अहंकारी हो जाती, ऐसी परिस्थिति में विपक्ष का यदि चुनाव व जनप्रतिनिधि मजबूत है तो अपने लोगों के क्षेत्र की आवाज प्रमुखता से उठाता है। ये उसकी जीत है। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं इस बात का अफसोस राजेंद्र भंडारी को है? देखिए, इन सवालों के जवाब वही दे सकते हैं हम, लेकिन हमें ये कष्ट जरूर है, मन में ये पीड़ा जरूर है कि जिस पार्टी ने आपको बहुत मान सम्मान दिया, जिस पार्टी ने आपको जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर विधायक से लेकर मंत्री तक बनाया, जिस पार्टी ने आपको फर्श से लेकर अर्श पे पहुंचाया, जिस पार्टी ने आपकी मान मर्यादा, बहुत बड़ा सम्मान आपके परिवार को दिया, उस पार्टी को गर्दिश के समय पे छोड़ना, जब कांग्रेस को लोगों की जरूरत थी, जब कांग्रेस को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, ऐसी परिस्थितियों में यदि किसी ने कांग्रेस छोड़ी है तो आप किसी का भी देख लीजिए, उसका बहुत ज़्यादा जनता ने बहुत ज़्यादा उसका पॉजिटिव नहीं दिया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस चीज़ की पीड़ा होती कि पार्टी ने जिन लोगों को बहुत आगे ले जाने का काम किया, यदि वो पार्टी को मझधार में छोड़ते हैं तो हमें भी कार्यकर्ता के रूप में, एक पार्टी के नेता होने के रूप में या कार्यकर्ता होने के रूप में हमको पीड़ा होती है। सर, प्रेमचंद अग्रवाल मंत्री हुआ करते थे। आपने सदन में, मुझे याद है, बड़ा गुस्सा हुए थे आप। उन्होंने पहाड़ियों को लेकर कुछ कहा था और आपने बड़े गुस्से से कागज़ फाड़े थे और आप उठकर सदन से बाहर चले गए थे। और उसके बाद कुछ दिनों बाद प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया था। सर, क्या पूरा मामला था, ज़रा आप नज़र डालिए। देखिए, मैं विधानसभा में पहली बार चुन के आया और इस राज्य को बनाने में, उस विधानसभा के जब हम हॉल में जाते तो उसके बाहर 42 लोगों की शहादत की फोटो लगी हुई। इस राज्य को बनाने में लोगों ने बड़ी शहादतें दी और ऐसे में जो हमारे जनप्रतिनिधि उनको संयम रखने की बहुत आवश्यकता थी। क्योंकि जब मैं सदन के अंदर था, मैंने देखा कि माननीय मंत्री जी जब बोल रहे हैं तो पहाड़ के लोगों को या उत्तराखंड के लोगों को उन्होंने एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर दिया था, जो संसदीय प्रणाली में बहुत उचित नहीं था। ऐसी पीड़ा अपने पूरे समाज को लेकर जब मैंने सुना, और उस समय मुझे लगा कि भाई मैं चुन के आया हूँ, मैं बहुत सपनों के साथ लेके आया हूँ, लेकिन जिस तरह की भाषा, ऐसी भाषा का जहाँ बोला जा रहा हो तो ऐसी विधानसभा में रहना ही बेकार है। तो मैंने उस समय भी कहा कि मैं ऐसी विधानसभा में रहना नहीं चाहता हूँ जहाँ के पहाड़ के लोगों का अपमान हो, लोगों को इस तरह से अपमानित करने का काम किया जा रहा हो। मैं उस समय भी सदन के अंदर कहा कि यदि पहाड़ के लोगों के मान सम्मान के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो मैं ऐसी विधानसभा से इस्तीफा दे देता हूँ। मैं ऐसी विधानसभा का मेंबर नहीं रहना चाहता हूँ। मुझे चुने हुए बहुत कम समय हुआ था और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्रदेश की तमाम सकारात्मक मीडिया के साथियों को, इस प्रदेश की जनता को, जिन्होंने इस बात को, क्योंकि वो लाइव चल रहा था, उस बात को लेके मुझे भी ये नहीं था कि प्रतिक्रिया क्या होगी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इस प्रदेश के लोगों ने उसको
अपने आत्मसम्मान से, जो आत्मसम्मान से मैंने विधानसभा के अंदर लिया था कि हमारी गरिमा को ठेस पहुंची, हमारे स्वाभिमान को चोट लगाने का काम किया है, उसे स्वाभिमान की रक्षा के लिए मैं सदन के अंदर प्रतिकार करने का जो मैंने काम किया, तो बाहर जनता ने सड़कों पे भी उसका प्रतिकार किया, बड़े स्तर पे किया। सरकार को मजबूर होना पड़ा। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद दूसरे नंबर के सबसे मजबूत मंत्री थे, संसदीय कार्य मंत्री से लेकर वित्त मंत्री थे, ऐसी परिस्थितियों में लोगों ने उसको स्वाभिमान से जोड़ा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और लोकतंत्र में होना भी चाहिए। तो सरकार बहुत बचाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि लोगों का आक्रोश, लोगों का अपने स्वाभिमान के प्रति, जो लोग पूरे देश के अंदर विदेश के अंदर लोगों ने जिस तरह का प्रतिकार किया, मजबूरन सरकार के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। उसके लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन आप अकेले लड़े, कांग्रेस का और कोई विधायक आपके साथ नहीं आया? पहाड़ से तो और भी विधायक आते हैं कांग्रेस के। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, नीति नियत आपकी सही हो। क्या होता है कि पहाड़ से, विशेषकर 2 लोकसभाओं से कहना चाह रहा हूँ, पौड़ी और टिहरी लोकसभा से 28 में से 25 विधायक भाजपा के, और भाजपा की सरकार भी इसलिए बनी क्योंकि गढ़वाल के लोगों ने उनको बड़ा बहुमत दिया, बड़ा जनादेश। और उस बड़े जनादेश के बावजूद, आप ये सवाल मैं सदन में भी कहा था मैंने कि भाजपा के लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनको भी जनता माफ नहीं करेगी। जो ये गालियां सुनने के लिए यहाँ बैठे, सरकार के प्रति इतनी चाटुकारिता भी ठीक नहीं है कि यदि पहाड़ के लोगों को गाली दी जा रही है, हमारे स्वाभिमान को ललकारा जा रहा है, और आप मौन दर्शक बने हुए, तो ये जनता भी स्वीकार नहीं करेगी। वहां उन लोगों को पूछना चाहिए कि वो लोगों ने क्यों जवाब नहीं दिया, ये क्यों उस समय प्रतिक्रिया इतनी स्वस्फूर्त और इतनी तेज थी वो, कि कई लोगों का वो नहीं। लेकिन मैंने सदन के अंदर पूरे के पूरे जो सत्ता पक्ष के विधायक थे उनकी तरफ भी कहा था, लेकिन कोई खड़ा नहीं उनका, उनके किसी विधायक ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये सवाल तो उनके विधायक से पूछा जाना चाहिए कि आपके इतने बड़े बहुमत पे आपको, सरकार को, जो आपको जनता ने जनादेश दिया, तो गाली देने के लिए सुना दिया है, तो ये तो उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। हमने तो अपना काम किया, और मीडिया के बंधुओं ने और तमाम उत्तराखंड के लोगों ने, देश विदेश में उत्तराखंड के तमाम लोगों ने अपने स्वाभिमान से जैसे मैंने जोड़ा, उसको आत्मसात किया, इस्तीफा देने का काम किया। विपक्ष ने अपना काम किया, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए। सर, आपके और मेरे गृह क्षेत्र की हम बात करेंगे। गोपेश्वर से पोखरी जो मोटर मार्ग है, उस रोड पे काफी समय से सुधारीकरण अभी तक नहीं हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? अभी हाल फिलहाल में महेंद्र भट्ट जी भी यहाँ आए थे, तो हमने भी उनसे यही सवाल पूछा था, तो उनका कहना ये था कि वहां के विधायक से मैंने प्रस्ताव मांगा है। क्या ये बात सच है? मैं आपसे कह देता हूं, वो हमारे वरिष्ठ भी हैं और सीनियर भी हैं, अनुभव में भी ज़्यादा है, और नारायण की कृपा से आज पूरे देश में भी अपना नाम कमा रहे हैं। लेकिन मैं ये आपसे उसकी यथार्थ बता देता हूँ कि पोखरी, जब मैं विधायक बना, पोखरी कर्णप्रयाग सड़क पे 7 साल से इतने गड्ढे थे कि आपने देखा होगा क्या स्थिति थी। लेकिन जब मैं डट के खड़ा हुआ, सरकार को ठेकेदार पे 1 करोड़ 19 लाख की पेनल्टी लगानी पड़ी, उसके बाद वो सड़क ठीक हुई है। जो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज बता रहा हूँ, मैंने 50 चिट्ठियाँ नहीं, मेल, मेरा जो बाबू है, मैं हर दिन नितिन गडकरी जी को मेल करता हूँ, मुझे जवाब नहीं आता है। वो मेल इसलिए करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि रुद्रप्रयाग, पोखरी, हापला, गोपेश्वर NH बने, जिसको लेके बीजेपी के जो माननीय जिलाध्यक्ष जी हैं, मैंने उनसे भी कहा कि माननीय महेंद्र भट्ट जी से कहिए कि मुझे नितिन गडकरी जी से टाइम दिलाइए, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। ठीक है। दूसरी बात आपको अब बताता हूँ, मैं आपकी क्या, मेरी वो सड़क है, वो सड़क की जो स्थिति है बहुत ख़राब है। आपने देखा उसमें बहुत सारा इस समय काम भी चल रहा है, बहुत जगह काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से पहले बनस्पत बहुत ठीक किया जा रहा है। लेकिन उस सड़क के लिए मैंने जब यहाँ पर अपना प्रस्ताव लिया, और अपने प्रस्ताव के माध्यम से मैंने विभागीय प्रक्रिया को करते हुए जब सचिवालय में, क्योंकि आप पता भी कर सकते, जब सचिवालय तक चिट्ठी आई तो उसका एस्टिमेट 13 करोड़ 92 लाख के आसपास का बना। सर, बद्रीनाथ और केदारनाथ में मास्टर प्लान का भी काम चल रहा है, लेकिन मास्टर प्लान के काम में
जो अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, अनियमितताएं कह लीजिए, उससे आप नाखुश नजर आते हैं, क्या वजह हैं? देखिए, जो स्थानीय शैली में जो मंदिरों का सजावट होनी चाहिए थी, जिस तरह के वहाँ पे काम किए गए, उसमें बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है। तमाम गुजरात की लॉबी आकर के काम कर रही, वहाँ पे सेवा भाव से काम नहीं हो रहा, वहाँ पे व्यावसायिक रूप से काम किया जा रहा। आप देखोगे श्री नारायण के चारों ओर जो तीर्थ पुरोहितों का रहने का जो जगह थी, वो पूरी खंडर पड़ी हुई है। एक हमारा जो देव पथ होता है, उस पथ के ऊपर से सीवर लाइन जा रही थी, जिसको बड़ी मुश्किल पे पिछली बार मैंने कहा तो कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा रास्ते को डाइवर्ट किया है। और आपने देखा होगा जब 2013 में देवी आपदा आई थी, उस समय यहाँ पे माननीय हरीश रावत जी की सरकार उसके बाद बनी। पहले माननीय भगोड़ा जी थे, हरीश रावत जी आए, और सेंटर में माननीय मनमोहन जी के नेतृत्व में सरकार थी। उन्होंने केदारनाथ पुनरुत्थान के लिए 7,500 करोड़ रुपया दिया। और आप लोगों ने उस समय, आपकी टीम गई होगी, आप लोगों ने उस पर यदि उसकी कवरिंग की होगी तो आपने देखा होगा कि कोई नहीं कह सकता कि 2013 में 10 साल तक उत्तराखंड में यात्रा शुरू हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से माननीय हरीश रावत जी ने, उनकी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7,500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, रात दिन काम किया, और 2014 में यात्रा ऐतिहासिक हुई। और उसके बाद वहाँ पे किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आप पूरी की पूरी केदार वैली बह गई थी। आप तमाम बड़े बड़े जो हमारे शहर हैं, वहाँ पे अगस्त्यमुनि से लेकर तमाम जो छोटे छोटे हमारे शहर हैं, वो सब तहस नहस हो गए थे। उसके बावजूद भी हरीश रावत जी की सरकार ने, और उस समय कांग्रेस ने तेजी से काम किया, सेल्फ असेसमेंट का मौका दिया, लोगों को किसी तरह की दिक्कतें नहीं हुई, भ्रष्टाचार किसी तरह का नहीं हुआ, और नारायण की कृपा रही कि उस समय यात्रा अगली बार सुचारू रूप से चली। लेकिन इस समय में लगातार आप देखो 2022 से जो मास्टर प्लान का काम चल रहा है, उस समय हम लोगों के जो स्थानीय लोग हैं, उन लोगों को आपने जो बिल्डिंग की हाइट है, उस हाइट को 9.5 मीटर दिया हुआ है, सरकारी उनको 11 मीटर तक काम दे रहे हैं। वहाँ पे भ्रष्टाचार इस तरह से हो रहा है कि भाजपा के नेताओं के होटल बन रहे हैं। उन होटलों में जो हमारे बीकेटीसी की जो जमीनें हैं, उन जमीनों का बंदरबाट एक प्रकार से उनके नेताओं को किया जा रहा है। वहाँ पर जो गुजरात की जो एक लॉबी है, जिन्होंने वहाँ की पूरे काम को संभाला हुआ है, वो तमाम भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये देख के बड़ी पीड़ा होती है। और मैं आप देखोगी जो हमारे श्री नारायण के नीचे से जो नदी बहती है, उस पे इधर आप तप्त कुंड है, इधर आपने इन्होंने क्या कर दिया, पूरी दीवार लगाने की वजह से नदी का जो रास्ता वो बहुत सकरा कर दिया। ईश्वर न करे कभी कोई घटना हो तो उसका मुहाना तप्त कुंड की ओर जाने की वजह से वो बहने की कगार पे आ गया है। वहाँ पे आपने देखा होगा कि भ्रम कपाल है, वो बहने की कगार पे आ गया है। ये तमाम चीज़ें इनको लेके मैंने कहा था कि संदिग्ध से सरकार काम करे, इनकी सुरक्षा के लिए काम करे। नदी का मुहाना जो नेचुरल वो है, उसको उतना चौड़ा रखा जाए ताकि वहाँ पे दिक्कत नहीं। अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो श्री नारायण के मंदिर को भी खतरा पैदा हो जाएगा। ये चीज़ें व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जा रहा है। चारों ओर खंडर बनाया गया, लोग जाते वहाँ पे फोटो खींचते हैं और वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तीर्थ पुरोहितों के रहने की जगह नहीं मिली। जो वहाँ पे पुराने लोग रहते हैं, जिनके अपने आवास है, जिनकी दुकानें थी, उनको तोड़ा गया, मनमर्जी से लिया गया, लेकिन उनको अभी तक न उनकी दुकानें मिल रही, न आवास मिल पा रहा। तमाम विसंगतियाँ हैं। उसको लेके मैंने इसलिए पीएमओ पे और माननीय प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगाया था, क्योंकि वो बताया जा रहा बार बार कि वो पीएमओ की देखरेख में हो रहा। अगर पीएमओ की देखरेख में हो तो भ्रष्टाचार अगर वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे इस तरह की लापरवाही हो रही, तो उसके लिए जिम्मेदार माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। वहाँ पे जो भ्रष्टाचार है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर मैंने सरकार को कहा है। सर, उत्तराखंड में जब कांग्रेस की सरकार थी तो चमोली जिले ने क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की है? ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की, ऐतिहासिक जी। जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि कांग्रेस ने वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। नर्सिंग कॉलेज खोला, ऐतिहासिक उपलब्धि है। गैरसैंण विकास प्राधिकरण बनाया,
गैरसैंण की जो भव्य विधानसभा भवन है वो बनाया, ऑफिसर्स क्वार्टर बनाए, तमाम स्कूल बनाए, सारे ब्लॉकों में पॉलिटेक्निकल खोले, ITIs खोले, इंटर कॉलेजों का उच्चीकरण किया, सारे स्कूलों का उच्चीकरण किया गया, दूर दराज के क्षेत्रों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया। जब कांग्रेस आती, कांग्रेस शिक्षा की बात करती है, रोजगार की बात करती है, कांग्रेस विकास की बात करती है, डेवलपमेंट की बात करती है। और मैं अगर लिस्ट आपको बता दूंगा 7 से 12 को लेकर के कांग्रेस की विकास की बातें मैं कह दूंगा तो वो अपने आप में ऐतिहासिक है। मैंने आपसे कहा कि जो इस प्रदेश का सपना, सारे लोगों का सपना था कि गैरसैंण में राजधानी बने, विधानसभा बने। आप लोग गए होंगे वहाँ पे, इस प्रदेश का सबसे दिव्य भव्य विधानसभा कहीं बना तो गैरसैंण में बना है। ये सब कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस का समय कालखंड हमेशा ऐतिहासिक होता है। लेकिन सर, जब महेंद्र भट्ट जी वहाँ के विधायक थे तो उनके कार्यकाल में कुछ भी काम नहीं हुआ। वो पर ये दावा करते हैं कि वहाँ की रोड उन्होंने बनवाई है। मैं आपसे ही कह सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे पोखरी ब्लॉक के, पोखरी ब्लॉक का डिग्री कॉलेज कांग्रेस ने बनाया, पोखरी कॉलेज का जो फील्ड है वो कांग्रेस ने बनाया, पोखरी में पॉलिटेक्निकल है वो कांग्रेस ने बनाया है, जो बालिका इंटर कॉलेज है वो कांग्रेस ने बनाया है, नागनाथ इंटर कॉलेज वो कांग्रेस ने बनाया है, आपके बगल में जो स्कूल है वो कांग्रेस ने बनाया है। ये तमाम चीज़ें हैं वो जो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। सड़कों का जो आपकी जो पुरानी सड़क थी, जिस पे जो सड़क है आपने बात, वो कांग्रेस के समय पे कटी हुई है। ग्रामीण जितने सड़कें कटी हुई जो आज इसको एक प्रकार से मैं कह रहा हूँ कि जो कनेक्ट सड़क है वो सारी कांग्रेस ने खोली। तो कांग्रेस का इतिहास विकास का रहा है। कांग्रेस तमाम चीज़ों से ऊपर होकर के जो सरकार की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो जनप्रतिनिधि की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उस पर खरा उतरती है। सर, 2023 में जोशीमठ को दरारों के रूप में जो जख्म मिले उसे कौन भूल सकता है। जोशीमठ में जिन लोगों के घर उजड़े हैं एक तरह से दरारों की वजह से, उनके पुनर्स्थापन के लिए, उनके मुआवजे के लिए आपकी कोई योजना है? देखिए, जब मैं विधायक बना, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी पीड़ाएं मेरी विधानसभा में थी, और विशेषकर उसमें से एक बड़ी समस्या हमारे जो बड़ी नगर है उसमें गोपेश्वर भी है, उसमें ज्योतिर्मठ भी है। ये तमाम जो बड़े हमारे ऐतिहासिक शहर हैं, इन शहरों पे बड़ी आपदा का संकट गहराया है। गोपेश्वर के अंदर अभी भी कई चीज़ों का काम, जैसे नाले का काम होना, ड्रेनेज का काम होना, उसको सुचारू रूप से चलना, वो तो हो ही रहा, लेकिन वहाँ पे उसके ट्रीटमेंट के लिए लगभग 1.25 लाख करोड़ का काम वो सिंचाई विभाग ने उसको रोकने के लिए किया है, लेकिन उसमें बड़ा भ्रष्टाचार लिप्त है और जितना होना चाहते उसमें कहीं ना कहीं कमियां दिख रही है। इसी तरह से जो ज्योतिर्मठ में जो आपने कहा आपदा के बाद वहाँ से एस्टिमेट गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें बजट मिला है, वो बहुत देरी से मिला है, बहुत दुख के साथ। इसलिए भी मैंने कई बार आवाज़ें उठाए, लोग सड़कों पे उतरे, बारिश में रहे, क्योंकि सरकार यहाँ पे भी दूसरी पार्टी की है, सेंटर में भी उन्हीं की सरकार है। तो उन लोगों ने जो त्वरित राहत लोगों को दिया जाए, जो उन लोगों से कमिटमेंट किया गया था कि आपको कंपनसेशन के रूप में एक मानक तय किया जाएगा, वो नहीं दिया जा रहा। आपका होटल है, उसका मानक आपको नहीं दिया जा रहा, उसके साथ आपकी ज़मीन चलेगी, उसका मुआवजा आपको नहीं दिया जा रहा। आपका किस स्तर का, किस क्वालिटी का होटल था, उसका मानक आपको नहीं दिया जा रहा। आपकी दुकानें टूट गई हैं, आपकी रोजी रोटी का संकट आ गया है, कई मकानें धंस गई हैं। ये तमाम चीज़ों पे जो वहाँ के स्थानीय लोगों की जो भावनाएं जो चाहते थे, मैंने आपसे पुनः कहा कि जब 2013 में ये आपदाएं आई थी तो माननीय हरीश रावत जी की सरकार ने कांग्रेस के सेल्फ असेसमेंट का लोगों को मौका दिया था। सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है कि आप अपनी संपत्ति का स्वयं आकलन करें और स्वयं आकलन करके सरकार का प्रपोजल भेजे, सरकार उसके हिसाब से उनको काम दे रही थी। लेकिन यहाँ जो मानक बने हैं, सरकारी मानकों में आप जानते हैं लोग बहुत पीड़ित हैं, जिनके होटल व्यवसाय से होटल टूट गए, सरकार ने आनंद फानंद में होटलें तोड़ने का काम कर दिया, उन होटलों को तोड़ दिया, व्यवसाय तोड़ दिए, दुकानें तोड़ दी, घर तोड़ दिए
और उसके बाद उनको रहने के लिए सरकार को चिंतित नहीं, उनके रोजी रोटी को लेकर सरकार चिंतित नहीं। ये अपने आप में वहाँ के लोगों की पीड़ा है, मेरी उनके साथ संबद्ध होते हुए मेरी पीड़ा है। लेकिन क्योंकि अब सरकार ने कुछ बजट दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ बजट आया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तेज़ी से उस पर काम होगा और जो लोगों को मुआवजा पुनर्स्थापना के लिए जो उनको पैसा दिया जाना चाहे वो सरकार तेजी लाएगी। इसको लेके हो सकता है मैं फिर पुनः मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा। सर, चमोली हेडक्वार्टर की हम यहाँ पे बात करेंगे, जो कि गोपेश्वर है। गोपेश्वर के पास एक गांव है छोटा सा, जिसका नाम सिरों है। तो वहाँ की जनता की एक परेशानी है, वहाँ अभी तक रोड नहीं पहुँची है। वहाँ के लोगों को अभी भी 1-1 घंटे का सफ़र तय करके पैदल चलना पड़ता है। आपने वो हमारे जो जिला मुख्यालय है उससे मुश्किल से 2 किलोमीटर दूरी पे है और सिरो गांव जो पूरा ग्राम है उसमें सड़क, पोखरी वाली सड़क उसी गांव को कुछ तोकों को कनेक्ट करते हुए आती है, लेकिन जो नीचे वाला तोक है, सिरों वाला तोक है, वहाँ पे 13 राज्य आंदोलन भी रही है। मैंने उसको लेके 2 बार, मैं कल आपको खुशी होगी कि मैं पिछले हफ्ते DFO से मिला हूँ। वहाँ के जो फॉरेस्ट की दिक्कतें थी उसको क्लियरेंस करने का काम किया है और 3 बार उस सड़क को पहले भी सड़क को लेकर के जो तमाम जो फॉरेस्ट क्लियरेंस थी वो नहीं हो पा रही थी, उसको लेके मैंने बात की है और वो शासन को फाइल भेजी है मैंने। और दूसरी बार मैं आपको वहाँ के 13 राज्य आंदोलनकारी रहे, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वहाँ सड़क पहुँच जाएगी। सर, प्रदेश में भाजपा की सरकार है और बतौर विपक्षी विधायक अपने क्षेत्र के लिए बजट या फिर किसी योजना की स्वीकृति में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ, मैंने मंचों के माध्यम से भी कही है कि ये शिकायत विपक्ष से ज़्यादा सत्ता पक्ष के विधायकों की है। मुख्यमंत्री जी उनको मिलते नहीं, उनकी समस्याएं नहीं सुनी जाती। गैरसैंण का सत्र था, विधानसभा सत्र चल रहा था और क्योंकि विधायक आवास से विधानसभा तक मैं पैदल जा रहा था। भाजपा के 6-7 वरिष्ठ विधायक, कहीं तो उसमें आज एक कार्य मंत्री भी बन गए, वो लोग मेरे पास आए। आपने उनके शब्द थे कि जो सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार है, आप इसके विरुद्ध बुलंद आवाज उठाएं। तो इससे समझ सकते हैं कि उनके विधायक कितने पीड़ित हैं। मैंने पहले भी कहा कि विपक्ष के विधायक तो सदन से लेकर सड़क तक अपने क्षेत्र की आवाज़ उठा सकता है, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक मजबूर है सरकार के सामने। विशेषकर भाजपा के विधायक तो मजबूर है। कोई सरकार, भाजपा की सरकार, उस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आप पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं। सबसे बड़ा प्रहार जिस सरकार ने शिक्षा पे कर दिया हो, मैं विधानसभा में सिरों वाली सड़क भी मैंने विधानसभा में उठाई है और मैं आपको बता रहा हूँ, और ये बहुत गंभीर सोचनीय विषय है। इस सरकार ने 5600 स्कूलें बंद कर दी। सरकार उपलब्धियों के साथ आती है कि हमने इतनी स्कूलें खोली, इतने कॉलेज खोले हैं, इतने प्राइमरी स्कूल खोले, इतने इंटर कॉलेज। ये सरकार पहली सरकार है जिसने 5600 स्कूलें बंद कर दी। ये पहली सरकार है जिसने एम्स में 720 राजधानियों को लगा दिया है। हमारे क्षेत्र के पहाड़ के तमाम बच्चे लोग आते, बीमार होते, नौजवान बच्चे आते, कोई एक्सीडेंट होता है, इंसिडेंट होता है, किसी का प्रेमी आता है, वो हमें उम्मीद करता है कि माननीय विधायक जी हमको वहाँ पे बेल्ट दिलाइए। मैंने विधानसभा के अंदर ये उठाया, बहुत प्रखरता से उठाया, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जवाब नहीं दे पाए। सारे के सारे इतने भ्रष्ट सरकार हो चुकी है कि यहाँ के स्थानीय लोग, क्या हमारे पास BSc नर्सिंग की लड़कियां नहीं है? क्या जन्म एनम किए हुए लड़कियां नहीं है? क्या B Pharma D Pharma के हमारे बच्चे नहीं है? लेकिन नौकरियां बेची जा रही दूसरे राज्यों को। सरकार में झूठ कहता तो सरकार को विधानसभा में जवाब देना चाहिए था। आज स्थितियां ये हो गई कि पहाड़ में जो पोस्ट ऑफिस में जो लग रहे हो, हरियाणा के बच्चे लग जा रहे हैं। ये बहुत चिंतनीय विषय है। सरकार बहुत गंभीर भ्रष्टाचार में लिप्त है। प्रदेश के लोग इससे मुक्ति चाहते हैं। आपका एक बयान भी काफ़ी उस टाइम वायरल हुआ था कि जब विधानसभा सत्र लगता है गैरसैंण में, तो वहाँ के जो काम करने वाले आदमी आते हैं, जो खाना बनाने वाले हो, तो वो भी बाहरी राज्यों से आते हैं सर। उसमें मैंने ये कहा है कि बहुत सारे
लच्छेदार भाषण कहे जाते हैं। विधानसभा में सरकार के आप बता दीजिए कि जो आत्मा गैरसैंण हमारे आत्मा है, गैरसैंण राजधानी सबका सपना है, और वहां जाकर के मंत्री जी कह रहे हैं कि उसको वेडिंग डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। तो मैंने उनसे ये भी कहा कि क्या जहां विधानसभा की अध्यक्षा बैठी है वहां दूल्हा दुल्हन बैठेंगे? उन्होंने सफेद हाथी भी कहा था। मैं उसी को कह रहा हूं, मैंने कहा जहां नेता सदन बैठे हुए हैं क्या वहां पे दूल्हा दुल्हन के माँ बाप बैठेंगे? ये किस तरह की बातें की जा रही, किस तरह के तर्क दिए जा रहे? अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए आप राज्य को गर्त में ले जाने का काम करेंगे। आपने जिन बयानों को लेकर मेरी बातें कही हैं उसमें मैं ये जरूर आपसे कह रहा हूं कि सरकार को मैंने उस समय कहा था कि सरकार बहुत बड़ी बातें कह रही है, वहां पर से 500 मीटर की दूरी पे जो स्कूल है उसकी बिल्डिंग नहीं, उस पर पानी, वहां पे लाइट नहीं है। मैंने कहा था कि वहां पे से 2 किलोमीटर नीचे पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सारकोट गांव है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो सारे के सारे गांव जैसे कलर में पोत दिए हैं और कहा कि मैं सारकोट गांव देखने जाए। तो मैंने ये कहा था कि मैंने जवाब कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा होता कि जो ये खाने बनाने में बिजनौरी सहारनपुरी आए हैं, आप सारकोट के लोगों को ये खाना बनाने का टेंडर दे देते। तो ये कहने में, और क्योंकि सारकोट का आदमी वहाँ का स्थानीय उत्पादन लोगों को खिलाता, वहाँ के आप लोग जाते हैं, आप उसमें आनंद लेते, लेकिन भ्रष्टाचार, बजट बढ़ाना है, भ्रष्टाचार में लिप्त होना, अपना कमीशन खाना है, तो इसलिए बाहर के लोगों को दिया जा रही है। मैंने कहा था सर, हर गुजरते दिन के साथ हम विधानसभा चुनाव 2027 की ओर बढ़ रहे हैं, तो चुनावी सवाल भी पूछने ज़रूरी बन जाते हैं। 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी? कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? कांग्रेस, ये कांग्रेस का चेहरा है, ये जिससे आप माइक पकड़े हुए हैं, जिससे आप हाथ मुंह धोते हैं, जिससे भगवान को प्रणाम करते हैं, ये हाथ है, ये हाथ कांग्रेस का चेहरा है। मतलब कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं करेगी ये कांग्रेस? हाथ कौन? आप, मैंने कहा ना, ये तो चुनाव चिन्ह हो गया ना सर। मैंने आपसे कहा यही कांग्रेस का चेहरा है, यही कांग्रेस का कैंडिडेट है, और इस चेहरे पे कांग्रेस लड़ेगी, कांग्रेस को बहुमत मिलेगा, और उसके बाद विधायक तय करेंगे कि विधानमंडल का नेता कौन होगा। और ये सवाल महत्वपूर्ण है कि चेहरा कौन होगा। महत्वपूर्ण यह है कि इस प्रदेश को बचाने के लिए कि कांग्रेस को लाना जरूरी है, और ये कांग्रेस को लाना है तो ये कांग्रेस का चेहरा भी होगा और कांग्रेस का कैंडिडेट भी होगा। राज्य बचाने की आपने बात की तो एक सवाल और बनता है, आप बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक हैं, चमोली ज़िले से आते हैं। चमोली ज़िले से एक और युवा नेता आते हैं, आशीष नेगी, जो उत्तराखंड क्रांति दल में एक नई जान फूंक रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल रहते हैं। वो दावा करते हैं कि वो पहाड़ की आवाज़ बनेंगे और पहाड़ियों की बात करेंगे, कई वादे भी कर रहे हैं जनता के साथ। आपको क्या लगता है कि क्या वो कांग्रेस के वोट पर सेंध लगाएंगे या फिर खाली सोशल मीडिया तक ही रहेंगे? देखिए, मेरी सबको शुभकामनाएं। राजनीति का समर होता है, सबको भाग्य आजमाना चाहिए। हम किसी व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है। सबको जिनको लगता है जनता की अदालत है बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिनका आपने नाम लिया है, शायद उनके परिवार के सदस्य ने जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा है। अभी कुछ समय पहले मुझे लगता है चुनाव भी लड़ा है, और मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि उनकी माँ ने चुनाव लड़ा है। लेकिन जनता ने जनादेश दिया, उन्होंने भी स्वीकार किया। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा नौजवान आना चाहते, अच्छी बात है, लेकिन संघर्ष जनता के बीच होना चाहिए। संघर्ष आपको लोगों के बीच जाके लेना चाहिए। तो करते हैं जनता के बीच देखे मैं जाते आज हैं। आपको कह रहा हूं, मैं उन्हीं की बात नहीं कर रहा। मैं आज ये भी देखता हूं कि राजनीति में कई बार लोगों का, मैं अपनी एक बात कह देता हूं, कई बार मैंने देखा राजनीतिक रूप से लोग बहुत हल्का सा, बहुत जल्दी, जिसको कह सकते हैं लोकप्रियता पाने के लिए किसी नेता की गाड़ी रोक दो, किसी निगेटिव प्रचार कर दो, उससे भला नहीं हो। मैंने आपसे शुरू में कहा, सकारात्मक सोच का व्यक्ति जनता के बीच जाएगा, अपनी बात जनता तक रखेगा और जनता के लिए संघर्ष करेगा, तो जनता उसका परिणति क्या देती है महत्वपूर्ण है। मेरी उन सबको शुभकामनाएं। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि समाज, एक्सेप्टेबिलिटी समाज की, मैं एक उदाहरण आपसे कह रहा हूँ
कि नकारात्मक सोच समाज में कई बार हावी इसलिए हो जाती है कि क्योंकि लोग उसके कंटेंट को देखना चाहते हैं और मीडिया उसको इसलिए लेती है कि उसको व्यूअर मिलता है। सकारात्मक चीजों को लेकर के हर किसी को संघर्ष करना चाहिए। अच्छी, मैंने आपसे पुनः कहा, हम सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, अपने अधिकारों के लड़ेंगे, क्योंकि बद्रीनाथ का मैं जनप्रतिनिधि हूं, तो गढ़वाल के साथ साथ बद्रीनाथ की जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है। उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो लोग तैयारी करें मेरी, उनको, जिनकी आपने कहा, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन वो जनता के बीच जाएं, लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें। इसके साथ मेरी सब लोगों को शुभकामनाएं। चुनाव लड़ने से कोई किसी को नहीं रोक सकता है, और ये पूरा प्रदेश जानता है, ये पूरा प्रदेश के लोग, आम जनमानस जानता है कि कांग्रेस ही भाजपा को हरा सकती है। और इस प्रदेश में यदि सरकार लानी है तो कांग्रेस को वोट देना होगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इस राज्य के हित के लिए, यहाँ मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए, यहाँ के 4 धाम को सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस को लाना जरूरी है। सर, 2027 में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, अगर आप कैबिनेट मंत्री बनते हैं, तो बद्रीनाथ की जनता और पूरे प्रदेश की जनता के लिए आपकी क्या सोच रहेगी, प्राथमिकता क्या रहेगी सर? बहुत सारे काम है। मैं आपसे कह सकता हूँ, अगर वाला शब्द हट जाए 27 में तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे कह सकता हूँ कि सरकारें बनती हैं और सरकार का जो मंत्रालय होता है वो पूरे प्रदेश के लिए जवाबदेही होता है। हर उसकी नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए कि आम जनमानस को, सरकार के किए हुए फैसलों से आम जनमानस के भविष्य में एक परिवर्तन आए, उनके लिए सुविधाएं मिली। हाँ, जहाँ तक क्षेत्र की बात है, किसी भी व्यक्ति का अपने घर, अपने क्षेत्र से व्यक्तिगत लगाव होता है, अपने प्रदेश से लगाव होता है, अपने राष्ट्र से लगाव होता है। जब आदमी जिस फलक पे जाता है, उस फलक से इतर अपने जो क्षेत्र होता है उस पर कहीं ना कहीं आदमी को उसका व्यक्तिगत लगाव भी होता है, लाभ भी होता है। ये आपसे मैं कह सकता हूँ कि मेरे चमोली जनपद के लिए बहुत सारी प्राथमिकताओं में से पहली प्राथमिकता में एक मेरा यह है कि पहाड़ में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। वो बहुत नितांत आवश्यक है। मातृशक्ति मुझे विधानसभा में कहते हुए, और मैं 2-3 उदाहरण बहुत बार मेरे आंसू तक आ जाते हैं जब मैं देखता हूँ कि हमारी 22-23 साल की मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरी भुल्ली, जिनके जो प्रेगनेंसी में होती है, जिसके घर में खुशियाँ होनी चाहिए, किलकारी होनी चाहिए, लोगों ने वहाँ पे अपना उत्सव मनाना था, ऐसी पीड़ा के समय उनकी जानें चली जाती। बहुत बहुत पीड़ा होती है, और वो परिवार बहुत, मैं कह सकता हूँ, बहुत स्थितियाँ उसकी खराब होती। ऐसी परिस्थितियाँ होती, कई बार एक्सीडेंट बहुत होता है, 18, 20, 22 साल के बच्चों पे कभी चोट लग जाती, तो वो ये भी मुझे लगता है कि वहाँ पे वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। मैंने 2016 में, मैं आपको एक खुलासा कर रहा हूँ कि माननीय हरीश रावत जी को 2015 में एक बड़ा कॉन्सेप्ट दिया था एयर एम्बुलेंस का। मेरा बड़ा सपना था कि, क्योंकि आपने बात पूछी थोड़ी लंबी है, मेरा सपना था कि जो उत्तराखंड में जो एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था, वो कॉन्सेप्ट मैंने दिया था। मैंने कहा था कि क्योंकि वहाँ से जो पहाड़ों में 15 मिनट में कोई इंसिडेंट होता तो वहाँ पे एयर एम्बुलेंस जाना चाहिए। वो एयर एम्बुलेंस हमेशा आप जॉलीग्रांट या इंद्रेश से टाइप करते हैं तो उसके छत में उतरना चाहिए। वो आपने देखा होगा कि सजदा रोड पे उतरता है और जॉलीग्रांट इंद्रेश आने में उसको 1 घंटा लग जाता है। तो इस तरह के टाइप होने चाहिए कि वहाँ पे उतरें, उनके समय एक एक पल महत्वपूर्ण होता है। तो वहाँ पे अगर न करे, ईश्वर न करे, कोई ऐसी घटना होती है तो उनको तुरंत वहाँ पे लाभ मिले। दूसरा मेरा सपना ये था कि जो यहाँ पे मुफ्त इलाज का, आज तो चल भी रहा, लेकिन मैं बहुत बड़ा पक्षधारी नहीं हूँ कि मुख्यमंत्री राहत कोष मिले। मुख्यमंत्री राहत कोष बहुत भ्रष्टाचार की बड़ी भेंट है। पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को देती है, जो इसको वास्तव में जरूरत होती उसकी पहुंच नहीं होने की वजह से नहीं मिल पाता। मैंने उस समय कहा था कि जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनसे जो 600 रुपया, 800 रुपया काटा जाता है, 1000 रुपया काटा जाता है, उसको और माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष को, माननीय मुख्यमंत्री का जो राहत कोष होता है, उस राहत कोष को मर्जिंग करके सब लोगों को प्रदेश में जहाँ भी इलाज किसी व्यक्ति का हो, उस पैसे से वो इलाज होना चाहिए, राहत कोष नहीं बांटा जाना चाहिए। क्योंकि जब समाज से आदमी जुड़ता है, कई बार आपका भी वास्ता पड़ता है लेकिन हमारा रोज पड़ता है। 18, 20, 22 साल के बच्चे कैंसर से जूझे, बड़ी पीड़ा, बड़ी बीमार से, उनको वो तरस से दवाइयाँ नहीं मिल पा रही, इलाज नहीं हो पा रहा, और लोग हमारे तक बहुत उम्मीदों से देखते हैं। तब लगता है कि काश हमारे हाथ में इतना हो पाता है कि हम ऐसी रेवोल्यूशन ला पाएँ कि जो
वो कर पाए। दूसरा मेरा शिक्षा को लेके बड़ा हुआ, शिक्षा को लेके ये मेरा सोचना है कि हम लोग 1947 की शिक्षा पद्धति पे चल रहे हैं। सर, गांव-गांव तक की कनेक्टिविटी का आपका क्या विजन है? देखिए, हर गांव में सड़कें प्राथमिकताओं के दौर में, आज जब नहीं जनरेशन है। पहले क्या होता था कि समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। पहले लोग गांव के दूर 2-3 किलोमीटर दूर भी सड़क जा रहे तो लोग अपने गांव तक सड़क नहीं ले जाना चाहते, लोग चाहते थोड़ा गांव से दूर रहे तो दिक्कतें नहीं। धीरे धीरे परिस्थितियां आई कि भाई गांव के बीच सड़कें जाए, और उसको लेके जो 250 तक के पॉपुलेशन के मानक थे उसको लेकर के भी चीजें की गई। लेकिन आज आप जानते हैं पहाड़ों में पॉपुलेशन बहुत दूर दूर है, गांव के क्षेत्रफल ही 3-4-7-8 किलोमीटर के हैं, तो अब लोग तोक तोक तक सड़कें चाह रहे हैं। मैं बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूँ कि PMJSY के अंतर्गत मैंने अपनी विधानसभा के अंतर्गत, क्योंकि सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे जो इसको देखते हैं वो आपके गांव के नेगी जी हैं, तो लगभग मेरी विधानसभा के 67 सड़कें मैंने छोटे छोटे तोपों के लिए भारत सरकार को भेजी। पहाड़ के एक बड़ी विडंबना है कि पहाड़ के सड़कें कटने में बहुत विषमता है। आप पहले तो उसका सर्वे होता है, भूगर्भीय सर्वेक्षण होगा, फॉरेस्ट क्लियरेंस होगा, फॉरेस्ट क्लियरेंस के बाद उसके लिए दोगुनी लैंड देनी पड़ती है, तो एक लंबी प्रक्रिया होती है और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसको लेके मैंने कहा फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए कुछ शीतलताएँ होनी चाहिए, उसको लेके मैंने माननीय वन मंत्री से भी कहा है, और मैं चाहता हूं कि भारत सरकार से उससे बात की जाए। लेकिन मैं चाहता हूं हर तोक हर क्षेत्र सड़क से जुड़ना चाहिए। सर, इंटरव्यू का जो आखिरी राउंड है रैपिड फायर, उस पर आते हैं। सीधे मैं आपको सवाल पूछूंगा, आप एक शब्द में जवाब दीजिएगा। भाजपा का वो कौन सा नेता है जो आपको पसंद है, जो अच्छा लगता हो? देखिए, पसंद थे मुझे जनरल खनौरी की ईमानदारी और उनका क्लियर विजन बहुत पसंद है था, और वर्तमान में कुछ हद तक मुझे त्रिवेंद्र जी की जो उनकी जवाबदेही देखता हूँ मैं कि सरकार को कटघरे में खड़ा करना, अपनी सरकार की गलत नीतियों को खड़ा करना, वो साहस होना अपने आप में महत्वपूर्ण है। जैसे उन्होंने खनन का लोकसभा में उठाया था, अभी जो अंकिता वाले मामले से लेकर चढ़ावे जो धामों में चोरी और जिस तरह के सोना चोरी से लेकर बद्रीनाथ के, उस पर उन्होंने जो स्पष्ट कहा है, उससे लगा मुझे कि कहीं ना कहीं ये जो जवाबदेही जनता के लिए होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो उनमें है। सर, 26 साल का हमारा प्रदेश है, ज़्यादा लंबा इतिहास नहीं है, कुछ ही मुख्यमंत्री रहे हैं। आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन रहा है अभी तक? पसंद मुख्यमंत्री में मुझे काम करने का माननीय हरीश रावत जी का, जिनको मैंने नज़दीक से देखा, क्योंकि इसमें पसंद इसलिए नहीं कहा जा सकता कि आपने कितना नज़दीक किसी के साथ काम किया। नहीं, आपका व्यक्तिगत जो मानना। मैं व्यक्तिगत नहीं है, ये प्रदेश का मुद्दा है। नहीं, आपको कौन पसंद है? हम व्यक्तिगत रूप से भी मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि जिन लोगों को मुझे नज़दीक से देखने का मौका मिला है, वो मुझे कांग्रेस के 2 नेताओं को बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला है। पहले नारायण दत्त तिवारी जी को भी बहुत नज़दीक से देखा, और उनके अनुभव, उनके ज्ञान का मैं मुरीद था। माननीय हरीश रावत जी की क्लैरिटी जो इस प्रदेश को लेकर, क्योंकि उनके इस गांव के गाढ़ गधेरे से लेकर और क्षेत्र का जो भौगोलिक का क्षेत्र का जो उनको लोगों की जो परख उनको थी, वो मुझे बहुत प्रभावित की, और उसको लेके जो नीतियाँ उन्होंने बनाई थी वो वास्तव में इस प्रदेश के बड़े हित में। तो उन लोगों को नज़दीक से मुझे देखने का मौका मिला, तो इसलिए मुझे जितना उन लोगों का विजन क्लियर लगा, जो उनको अनुभव था, इतना अनुभव भी और इस प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री, जनरल खनौरी जी को छोड़ दें तो औरों को इतना अनुभव भी नहीं रहा है। तो उस हिसाब से मैंने जो नज़दीक से देखा तो कांग्रेस के लोगों को देखा है। कांग्रेस इस बार कितनी सीट जीतेगी? आंकड़ा बताइएगा सीधे। मुझे लगता है कि कांग्रेस को 50+ जीतना चाहिए। 50 सीटें। उसके पीछे इसलिए कारण है कि 47 में तो खुद ही भाजपा वाले मान रहे कि 32 विधायकों का परफॉर्मेंस ही ठीक नहीं है। आज ही की न्यूज़ देख रहा था मैं कि 32 विधायकों के टिकट कटने हैं, तो 32 विधायक में तो मुख्यमंत्री जी को खुद सेफ सीट ढूंढने की बात की जा रही। तो जिस सरकार के मुखिया को डर हो और जो आज ही मान रहे हो कि 32 विधायक के टिकट कटने की स्थिति में, तो उस सरकार का सुपड़ा साफ होने का तय है। राजधानी गैरसैंण या देहरादून? गैरसैंण। तो अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या हमें निश्चित रूप से स्थायी राजधानी, निश्चित रूप से, क्योंकि अस्थायी तो बनी हुई है, लेकिन स्थायी राजधानी क्या गैरसैंण बनेगी? देखिए, कांग्रेस ने वहां पे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, जो कुछ है कांग्रेस ने बनाया, और कांग्रेस पूर्ण राजधानी बनाना चाहती थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मैं कह दूं कि 2016 में उत्तराखंड में राजनीतिक बड़ी घटना हुई,
सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों के द्वारा स्थिर सरकार को तोड़ने का काम किया गया, उनको काम करने नहीं दिया गया। उसके बावजूद भी कांग्रेस गैरसैंण के लिए दृढ़ संकल्पित रही और कांग्रेस को उसके बाद मौका नहीं मिला। कांग्रेस को मौका मिलेगा, मैं आपको कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि कांग्रेस गैरसैंण को लेकर दृढ़ संकल्पित है। आखिरी सवाल, उपचुनाव में लखपत बुटोला 5,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे। अगर इस बार बद्रीनाथ से कांग्रेस उन्हें टिकट देती है, कितने वोटों से जीतेंगे? जनता का जनादेश सर आंखों पे। सर एक टारगेट तो आपका। मैं आपसे मैं कभी इन चीज़ों में नहीं जाता हूँ। देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं व्यक्तिगत रूप से 2 साल लोगों ने, श्री नारायण ने और बद्रीनाथ की जनता का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक साधारण परिवार के आदमी को उन्होंने अपनी सेवा का मौका दिया, अपने परिवार का हिस्सा बनाए। यदि मैं उस परिवार का हिस्सा बनाऊँ तो मेरी जवाब दिए कि 2 साल में दिन रात उनके दुख सुख में खड़ा हो पाऊँ। मैं प्रयास भी करता हूँ। चुनाव 20 दिन का होता है, बहुत सारे समीकरण, बहुत परिस्थितियाँ होती हैं, और लेकिन ये जरूर आपके चैनल पे मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह का लोगों का रिस्पॉन्स मेरे लिए है, कांग्रेस के लिए है, मेरे लिए है, जिस तरह का प्यार लोगों का है, वो प्यार मैं चाहता हूं कि आगे भी बना रहेगा, और उनके प्यार के, उनके आशीर्वाद, उनके स्नेह को मैं जाए नहीं जाने दूंगा। उनके भरोसे पे खड़ा उतरने का काम करूंगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं अगर आप चुनाव लड़ते हैं। जैसे कि आपने सुना, लखपत बुटोला को बद्रीनाथ से विधायक हैं, आज उनसे बातचीत हुई, किस तरह की उनकी राजनीतिक यात्रा रही, चमोली में, बद्रीनाथ में किस तरह से वो सक्रिय रहे हैं और क्या उनका विजन है उत्तराखंड को लेकर, उन्होंने हमसे साझा किया। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।